मुंबई के अस्पतालों की डरावनी तस्वीर। अस्पताल में शवों को उठाने वाला कोई नहीं। शवों के बीच भगवान भरोसे मरीज। कोरोना के आगे उद्धव का सरेंडर। कोरोना से पूरी मुंबई करहा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जंग लड़ने से पहले ही हथियार डाल दिए। सरकारी अस्पतालों में शवों को उठाने वाला कोई नहीं। वार्ड में शवों के साथ मरीज फर्श पर पड़े हैं। ऐसे में सवाल यही है कि अस्पताल बेहाल, लेकिन उद्धव क्यों है लाचार? महामारी के आगे मुंबई क्यों हार रही है? कोरोना पर उद्धव ठाकरे का फ्लॉप शो क्यों? उद्धव ठाकरे के लिए महामारी आए पर कुर्सी न जाए। मुंबई कोरोना से लड़ रही है, जूझ रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे को फिक्र अपनी कुर्सी की है। सियासत के चक्कर में पिस रही है माया नगरी मुंबई। बीमार अस्पताल में कैसे ठीक होंगे कोरोना के मरीज? शवों को उठाने कौन आएगा? बीमार मरीजों का इलाज कौन करेगा? डॉक्टर्स को बोलते हैं आके पेशेंट को चेक करो, तो वो बोलता है कि तू जाके देख, और दूसरा बोलता है तू जाके देख। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं रखी जा रही है, आप देख सकते हो। मुंबई की पुकार कब सुनेगी उद्धव सरकार? मुंबई को मौत के मुहाने से बचाएगा कौन? तो 54,000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में अब तक आ चुके हैं कोरोना के। अगर मुंबई की बात की जाए तो कोरोना के सबसे ज्यादा मामले अकेले मुंबई में सामने आए हैं, लेकिन लापरवाही है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो अस्पताल और सरकार की पोल खोल रही हैं। मुंबई के 3 अस्पतालों में किस तरह बदइंतजामी है, आप भी देख लीजिए। राजावाड़ी अस्पताल, केईएम अस्पताल और इसी तरीके से लगातार शताब्दी अस्पताल, सायन अस्पताल, एक के बाद एक लगातार तस्वीरें सामने आती रही हैं। ये सारे अस्पताल महाराष्ट्र के किसी दूरदराज के इलाके के नहीं हैं। ये सारे अस्पताल मुंबई के हैं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के अस्पताल, जहां की बदहाली लगातार ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं। यहां पर डेड बॉडीज और मरीज दोनों को साथ साथ रखा गया है। क्या कुछ हालत होगी आप समझ सकते हैं। तो दरअसल में इस तरीके के हालात क्यों हैं, इसको लेकर लगातार न्यूज नेशन सवाल खड़े कर रहा है। क्यों आखिर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार कोरोना से लड़ने से पहले ही अपने हथियारों को गिरा चुकी है? जरा स्थिति को आपको समझा देते हैं और उसके बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अब तक की स्थिति क्या है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जरा, कोरोना केयर सेंटर में दरअसल में 2 कैटेगरी के अस्पताल यहां पर बनाए गए हैं। इस तरीके का जो नॉर्म है उस नॉर्म्स को यहां पर भी पालन किया जा रहा है। कोरोना केयर सेंटर के तहत पहली कैटेगरी में जो क्वारंटीन वाले मरीज हैं उनको रखा जाता है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। दूसरी जो कैटेगरी है उसमें कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को रखा जाता है। पहली कैटेगरी के लिए 22,941 बेड हैं, वहीं दूसरी कैटेगरी के लिए 34,329 बेड हैं। तो ये कुल मिलाकर व्यवस्था है। लेकिन जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं उसमें 4800 बेड हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो सबसे हैरान परेशान करने वाली बात है वो ये कि डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के जो 10,000 बेड हैं वो पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं। तो आप स्थिति को समझ सकते हैं, सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालात ऐसे हो रहे हैं कि अस्पताल में शवों को उठाने वाला भी कोई नहीं है। मुंबई के केईएम अस्पताल का एक वीडियो इन दिनों लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल के अंदर फैली बदइंतजामी उद्धव सरकार की पोल खोल रही है। क्या कौन सी डेड बॉडी है? सामने डेड बॉडी रखी है, इनको लेके नहीं चाह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर, नर्स और ना ही वार्ड बॉय। ये हालात है मुंबई के बड़े सरकारी अस्पताल के ईएम की, जहां मरीजों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। इस वायरल वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कोरोना मरीज तो हॉस्पिटल की जमीन पर है। मरीज के आसपास के हर बिस्तर पर कोरोना से हुई मौत के बाद लाशों का अंबार लगा है। पूरे वार्ड में कचरा फैला हुआ है, जिसे देखने वाला कोई मेडिकल स्टाफ नहीं है। डॉक्टर्स को बोलते हैं आके पेशेंट को चेक करो, तो वो बोलता है कि तू जाके देख, और दूसरा बोलता है तू जाके देख। कोई भी आके पेशेंट को देखने के लिए रेडी नहीं है इधर। कचरा साफ करने के लिए बोले तो बोलते हैं तुम साफ कर लो। हम यहाँ पे कचरा साफ करें कि कोरोना वायरस को देखें। ये वीडियो अस्पताल के वार्ड 20A का बताया जा रहा है। इस वीडियो को बीजेपी नेता राम कदम ने ट्विटर पर अपलोड किया है। जहां पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मौत के साथ जूझ रहे हैं, वहीं पर उनके बगल में कोरोना पॉजिटिव के कारण जिनकी मौत हो गई उनकी लाशें रखी गई है। पेशेंट जमीन पर लिटाए गए हैं, पूरी तरह से कचरा वहां पे फैला हुआ है। और महाराष्ट्र सरकार और सरकार के मंत्री अपना एयर कंडीशन बंगला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वे कब जाएंगे इन हॉस्पिटल में?
कब जाकर के देखेंगे ये बद से बदतर हालात, और ये कब सुधरेगा मुंबई? ये घटना लगातार बार बार मुंबई में हो रही है। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना संक्रमण और मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सरकार और उसकी तमाम एजेंसी बेबस और लाचार होकर तमाशा देख रही हैं। इस मुश्किल वक्त में उद्धव ठाकरे की चिंता सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की है, लेकिन जनता कोरोना से करा रही है जिसे देखने वाला कोई नहीं है। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना संक्रमण और मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सरकार और उसकी तमाम एजेंसी बेबस और लाचार होकर तमाशा देख रही हैं। इस मुश्किल वक्त में उद्धव ठाकरे की चिंता सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की है, लेकिन जनता कोरोना से करा रही है जिसे देखने वाला कोई नहीं है। कोरोना वायरस को लेकर लगातार महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी हो रही है और ताज़ा मामला मुंबई के बीएमसी द्वारा संचालित केईएम अस्पताल का है, जिसमें एक वीडियो में साफ देखा कि कई शवों के बीच में कोरोना वायरस के मरीजों को रखकर उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा खाट की कमी, यानी कि जो बेड है मरीजों के लिए, उनकी भी कमी देखी जा रही है। लिहाजा जो कोरोना के मरीज़ हैं उन्हें ज़मीन पर लेटाकर, यानी कि फ्लोर पर लेटाकर उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और साथ ही जिस जगह पर कोरोना का पेशेंट लेटा हुआ है वहाँ पर कूड़ा भारी मात्रा में दिखाया जा रहा है, यानी कि तमाम वो चीज़ जो अस्पताल में नहीं होना चाहिए वो हो रही है। मुंबई में अब तक 30,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से करीब 14,000 मामले केवल 10 दिन में रिपोर्ट हुए हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण ही न तो समय पर बेड मिल रहे हैं और न ही जल्द इलाज। नतीजा इस वीडियो में आपके सामने है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ऐसे कोरोना से लड़ेगी मुंबई? बेबस सरकार के सहारे महाराष्ट्र कब तक रहेगा? कहां है महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री? कोरोना से मुंबई को बचाने के लिए इन सवालों का जवाब ढूंढना जरूरी है, वो भी फौरन। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, जरा स्थिति को आपने समझ लिया होगा। कोरोना के खतरे से लड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार तैयार नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर सुरक्षित पहुंचाने के मोर्चे पर उद्धव सरकार सफल रही हो। दरअसल में उस मोर्चे पर भी सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही है, क्योंकि कोई ठोस नीति प्रवासी मजदूरों को लेकर भी यहां पर बनती हुई नजर नहीं आई। प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए कोई खास इंतजाम भी नहीं किए गए। और हम क्यों कह रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। ट्रेनों पर सियासत लगातार जारी रही, आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार जारी रहा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हजारों की संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं महाराष्ट्र के, वो सड़कों पर बेबस नजर आए। प्रवासी मजदूरों के रहने की कोई व्यवस्था नजर नहीं आई, कोई प्लानिंग नजर नहीं आई। ट्रक से, रेलवे ट्रैक से, पैदल जो भी विकल्प प्रवासी मजदूरों को नजर आया, वो उसी के रास्ते अपने अपने घर पहुंचने की कोशिश करते रहे। अफवाहों पर भी रोक नहीं लगा पाई सूबे की सरकार। हमने देखा किस तरीके से अफवाहों का असर देखने को मिला मुंबई में और कई जगहों पर। लॉकडाउन के बीच बांद्रा स्टेशन पर भीड़ उमड़ी। ये एक घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली हैं। लोकमान्य तिलक स्टेशन पर भी कुछ इसी तरीके से भारी भीड़ देखने को मिली थी। और भी लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आती रहीं, जिसके बाद ये कहा जाता रहा कि देखिए, महाराष्ट्र में सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये हालात महाराष्ट्र के हैं, सिर्फ मुंबई के नहीं हैं। ऐसे में सवाल उद्धव ठाकरे सरकार से पूछे जाते हैं, और वो सवाल क्या हैं वो हम आपको बता दें, जो लगातार विपक्ष पूछ रहा है, न्यूज़ नेशन भी पूछ रहा है उद्धव सरकार से। मुंबई के अस्पतालों को लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए? अस्पतालों में डेड बॉडी के बगल में मरीजों का इलाज आखिर क्यों हो रहा है? कोरोना से निपटने के लिए क्या अस्पताल में पूरी व्यवस्था नहीं है, और अगर ऐसा है तो क्यों ऐसा हो रहा है? अस्पताल में मेडिकल स्टाफ को पीपीई किट समेत दूसरे सुरक्षा उपकरण भी क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? धारावी में लॉकडाउन के 60 दिन बाद भी केस आखिर कम क्यों नहीं हो रहे हैं? प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन का पूरा इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? मुंबई में अफवाह तंत्र पर उद्धव सरकार लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है? कोरोना पर रणनीति बनाने की बजाय उद्धव सरकार सत्ता को बचाने की कोशिश में आखिर क्यों है? हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राम कदम साहब जुड़ रहे हैं, एनसीपी के प्रवक्ता डॉक्टर सीमा मलिक जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारे साथ सचिन सावंत साहब जुड़ रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर अनिल गोयल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सचिव रहे हैं आईएमए के, और मेरे सहयोगी शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, जो लगातार कोरोना की एक एक खबर आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। सीमा मलिक, पहला सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा, कल भी हम आपसे पूछ रहे थे, क्या अब तक की स्थिति को देखने के बाद केईएम अस्पताल की तस्वीर जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रही होंगी, उस तस्वीर को एक बार फिर देखने के बाद आपको भी लगता है कि आप नाकाम हैं सूबे में कोरोना से लड़ने के लिए?
सीमा मलिक, ईमानदार जवाब। देखिए देखिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज इतने संकट के समय में आप सिर्फ लोगों का मॉरल डाउन करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं कि ये सरकार नाकाम है। जिस तरह से आप कह रहे हैं ये एक कंप्लीट राजनीति लगती है। और सीमा मलिक 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, आज 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, तब आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। पहले ही दिन सवाल नहीं पूछा जा रहा है। आपको 2 महीने का वक्त दिया गया है, 2 महीने की तैयारियां देखी गई हैं, लेकिन 2 महीने की जो तस्वीरें सामने आई हैं अलग अलग अस्पतालों की, उन तस्वीरों ने सोचने पर मजबूर किया है, उन तस्वीरों ने डराया है। बोलिए आप, लेकिन आप सवाल का जवाब तो तार्किक दीजिए। सरकार नाकाम है, सरकार को हटा देना चाहिए। मैं तो जवाब दे रही हूँ, आप मुझे जवाब देने दीजिए। जवाब दूंगी ना आपको। आपने तो पूरा शुरू से बिल्कुल डिक्लेयर ही कर दिया कि हम बिल्कुल नाकाम हैं और वहाँ कोई काम नहीं हो रहा, वहाँ कहीं डॉक्टर्स नहीं है। आप उन डॉक्टर्स के दिल से पूछिए जो सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग ऐसे एक वीडियो शूट करके उसको पूरे में वायरल करते हैं, जिससे लोगों में भी भय फैलता है। सीमा मलिक, क्या ये सच्चाई नहीं है? मेरे ख्याल से डॉक्टर नर्सेस का जो केईएम अस्पताल में हो रहा है, क्या वो सच नहीं है? जो सायन अस्पताल में दिखा रहे हैं तस्वीरों में, क्या वो सच नहीं है? क्या राजावाड़ी अस्पताल की तस्वीरें जो हमने दिखाई वो सच नहीं है? क्या शताब्दी अस्पताल की तस्वीरें सच नहीं है? आप करिए, सब कुछ ठीक है? हम लोग खुद और वहां का मेडिकल स्टाफ हड़ताल कर रहा है, धरना दे रहा है। मैडम ठीक है सर, पैंडेमिक है जी। मैं तो नहीं कह रही सब कुछ ठीक है, बहुत कुछ हम लोग कर रहे हैं, बहुत कुछ करने की जरूरत है और हमें सबका सहयोग चाहिए, ना कि आपका क्रिटिसिज्म चाहिए केवल, है ना। अगर आपको कोई पॉजिटिव सजेशन देना है तो आप दीजिए। अगर आप खाली केवल हमें क्रिटिसाइज करने के लिए बैठे हैं, अगर आपका एम यही है कि सरकार को राम कदम साहब, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन सचिन सावंत, अगर आप ये 60 दिन बाद तो आपसे सवाल पूछा जाएगा ना सर। कांग्रेस पार्टी के 12 मंत्री हैं सूबे में। राहुल गांधी भले ये कह दें कि देखिए हम फैसला नहीं ले सकते, हम सिर्फ समर्थन दे रहे हैं, लेकिन सवाल तो आपसे पूछा जाएगा कि 60 दिन की इस नाकामी में कांग्रेस कितने हिस्सेदार है? इन 54,000 मामलों का दोषी कौन है? आपके डॉक्टर्स ने भी ये बात बोली है कि मैं आता हूँ सीमा मलिक आपके पास। सचिन सावंत साहब, मुझे लगता है कि ये शो ही पूरी तरह से बाकायदा महाराष्ट्र सरकार को बदनाम बनाने के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, मैं समझता हूं कि अगर आपको यही दिखाना है तो गुजरात को क्यों नहीं दिखाते, जहां हाईकोर्ट बोल रहा है। ये आज की परिस्थिति में ये निर्णय होना चाहिए सचिन सावंत, गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात के कितने मामले हैं कोरोना के, महाराष्ट्र के कितने मामले हैं कोरोना के, आप भी बता दीजिए सर, आप तो पार्टी के प्रवक्ता हैं। लोग अहमदाबाद में ये कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 56 लाख की आबादी में 40 लाख हो चुके हैं, यानी पूरे विश्व की बड़ी संख्या। अगर गुजरात सरकार बोल रही है कि गुजरात में है और अहमदाबाद में है अकेले, जो विश्व की बड़ी संख्या है, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही, लेकिन आपने कह दिया कि सत्ता पे कुर्सी बचाने के लिए लगे। अरे भैया, आपके सरकार गिरा। सचिन सावंत साहब, 54,000 कोरोना के मामले महाराष्ट्र के हैं, क्या सोचकर बता रहे हो आप? 54,000 मामले गुजरात के नहीं है। आपको ये सवाल, ये आंकड़े सरकार के हैं जिसके आधार पर आपकी सूबे की सरकार काम करती है। आप मुझे मत बताइए कि मैं सवाल क्या करूं। आप क्या 54,000 आंकड़ों को सिरे से खारिज कर रहे हैं? सचिन सावंत, क्या आप कह रहे हैं कि 54,000 आंकड़े नहीं है महाराष्ट्र के? क्या आप कह रहे हैं कि गुजरात के आंकड़े ज्यादा है? क्या आप कह रहे हैं कि WHO के आंकड़े झूठे हैं? क्या आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े झूठे हैं? सचिन सावंत, तो कोई मोदी सरकार का है तो क्या मोदी सरकार गिरनी नहीं चाहिए? सचिन सावंत, महाराष्ट्र के 54,000 मामले झूठे हैं क्या? केईएम अस्पताल की डराती हुई तस्वीर गलत है क्या? शताब्दी अस्पताल की डराती हुई तस्वीर झूठी है क्या? राजावाड़ी अस्पताल की जो तस्वीरें पूरी देश देख रहा है, क्या वो गलत है? पूरी तरह से फेल है। सचिन सावंत, हम आपके सर्टिफिकेट के राह नहीं देख रहे, हम यहाँ काम कर रहे हैं। आज राम कदम जी को पूछिए, पहले तो इनकी पार्टी जो विरोध का काम कर रही है, इसमें क्या जिम्मेदारी निभा रही है विरोध की? राम कदम, विरोधी पार्टी राम कदम जी बताइए कि आप क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? और जो बात यहाँ पर सचिन सावंत और सीमा मलिक कह रही है कि देखिए हम बहुत काम कर रहे हैं, क्या वाकई महाराष्ट्र में बहुत काम हो रहा है? मैं शैलेंद्र से अपने सहयोगी से भी पूछूंगा। राम कदम जी, सरकार को पूरी तरह से गिराने में लगे वो, ये सरकार को गिराने की कोशिश है आप लोगों के साथ लेकर भाजपा। सर, 54,000 मामले जिस सूबे में हो, देश का हर तीसरा मामला जिस सूबे का हो, आप कह रहे हैं कि सवाल मत पूछिए। सवाल पूछने का मतलब ये है कि सरकार गिराने की कोशिश है। सचिन सावंत, यही तो हमारा सवाल था। क्या सत्ता को बचाए रखना बड़ी मजबूरी है एनसीपी की, शिवसेना की और कांग्रेस की? आप कह रहे हैं कि सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। हर तीसरा मामला इस प्रदेश में है सर, आपसे सवाल पूछा जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए सत्ता बचाना जरूरी है, तो सत्ता बचाना जरूरी नहीं है देश के लिए। माफ कीजिएगा,
54,000 लोगों की जिंदगी बचाना जरूरी है पहले। सचिन सावंत जी, राम कदम जी, जिस सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब दीजिए। क्या मौजूदा स्थिति में इस अघाड़ी गठबंधन की प्राथमिकता सिर्फ सरकार को बचाए रखना है? यही डर है कि सवाल पूछा जाएगा तो सरकार गिर जाएगी। राम कदम जी, क्यों चर्चा नहीं हो रही? मुझे यह सवाल का जवाब दीजिए आप। गुजरात पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? क्या गुजरात में 54,000 मामले हैं? सचिन सावंत, नहीं, 40 लाख से ज्यादा मामले हम आरोप करते हैं सर। आरोप कर रहे हैं ना, यहाँ तो आधिकारिक मामले हैं। अरे सचिन सावंत, आरोप तो क्या क्या हो रहा है सर? यहाँ आधिकारिक मामले हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देश का हर तीसरा मामला महाराष्ट्र से है। आप कह रहे हैं कि सरकार को आप गिराने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल तो हमारा यही है जो हम यहाँ दिखा रहे हैं कि सरकार बची रहे किसी भी कीमत पर, कोरोना को लेकर कुछ भी होता रहे। राम कदम साहब माफ कीजिएगा, सचिन सावंत माफ कीजिएगा, राम कदम साहब, ताली बजाना इससे उपाय चाहिए था। राम कदम साहब, गलत है। मैं चर्चा के दौरान जवाब नहीं मिलेगा। मैंने चर्चा के दौरान मैं कोई भी बात करते समय मैंने बीच में नहीं टोका है, इसलिए सभी से निवेदन करूंगा कि मैं बोलते समय वे भी मुझे न टोके। देखो, आज लॉकडाउन का 64वां दिन है और यहाँ पर सरकार की ओर से मूर्खतापूर्ण बयान दिए जा रहे हैं। अरे महाराष्ट्र की, मुंबई की बात हो रही है। देश का हर तीसरा मरीज मुंबई महाराष्ट्र से है, हर तीसरी देश की मौत मुंबई महाराष्ट्र से हो रही है और तुम यहाँ वहां उंगली ये कर। तुम पहले बताओ तो सही, महाराष्ट्र और मुंबई में क्यों फेल हुए? आज मुंबई जैसे शहर में केएम का वीडियो मैंने ही डाला है, ट्वीट किया है, और वो वीडियो इसलिए किया है कि ये बार बार घटनाएं हो रही है। सायन में हुआ, राजावाड़ी में हुआ, कितनी बार होगा? हम वहां के डॉक्टर्स को दोष नहीं देते, हम ये सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर को दोष देते हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर हम नहीं कह रहे, भूतपूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण जी स्वयं कह चुके हैं। संजय निरुपम कह रहे कि महाराष्ट्र की सरकार फेल है, वो तो कांग्रेस के नेता है। महाराष्ट्र के घर घर में भुखमरी हो रही है और ये सरकार ने 64 दिन में एक सिंगल बेड नहीं बनाया। जो बीकेसी की बात करते हो, क्वारंटाइन सेंटर है। मुंबई में 2-2 दिन अस्पताल में बेड नहीं मिलने के कारण लोगों की तड़प। राम कदम जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। शैलेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा और थोड़ा आपसे समझने की कोशिश करूंगा। जो बात यहां पर सत्ता पक्ष की तरफ से कही जा रही है कि देखिए सब कुछ स्थितियां बहुत सामान्य हैं, बहुत बेहतर काम हो रहा है, एक ग्राउंड रिपोर्टर के तौर पर क्या कुछ हकीकत आपको नजर आती है? 60 दिन से आप भी लगातार कवर कर रहे हैं। देखिए, स्थिति अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई की स्थिति जो है वो नाजुक बनी हुई है कोरोना वायरस को लेकर, कोरोना संक्रमण को लेकर। और जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, चाहे राजावाड़ी हॉस्पिटल हो, चाहे सायन हॉस्पिटल हो या केईएम हॉस्पिटल हो, ये जो वीडियो, ये दूसरा वीडियो है केईएम अस्पताल का जहां 100 के बीच में रखकर ट्रीटमेंट की जा रही है। जाहिर तौर पर इसके अलावा अगर बात करें 16 पेरिफेरल हॉस्पिटल्स हैं मुंबई में बीएमसी की, वो भी पूरी तरह से फुल है। इसके अलावा इनके पास अरेंजमेंट नहीं है जो नए पेशेंट आ रहे हैं उनको एडमिट करने के लिए। कहा जा रहा है कि जो बीकेसी में 1000 बेड का हॉस्पिटल जो है, ओपन हॉस्पिटल, वो तैयार किया गया और सोमवार को हैंडओवर भी कर दिया गया, लेकिन अब तक वहां पर उस मात्रा में पेशेंट नहीं पहुंच पाए हैं जहां पहुंचना चाहिए। 1000 बेडों की बात कही जा रही है, लेकिन अब भी 1000 पेशेंट वहां पर पहुंच नहीं पाए हैं। साफ तौर पर बीएमसी के जो कुल वार्ड हैं मुंबई में, हर जगह पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल से उन्हें लेने की बात कर रही है, लेकिन जो ताज़ा आंकड़ा आया है, आंकड़े के अगर माने तो मुंबई में तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि ट्रस्ट से रजिस्टर हैं और ट्रस्ट से रजिस्टर्ड होने के नाते जो महाराष्ट्र सरकार है उस हॉस्पिटल को कई रिबेट भी देती है, लेकिन वहां पर अब भी जो इकोनॉमिक क्लास को बेड मिलना चाहिए वो अब बेड अभी भी नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर अनिल गोयल, ये तमाम बेड जो है, डॉक्टर अनिल गोयल, आप तो सर डॉक्टर हैं, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। अगर किसी डेड बॉडी के साथ में लिटाकर मरीज का इलाज किया जा रहा है, वो भी कोरोना जैसे वायरस का, क्या कुछ मनोस्थिति उस मरीज की होती होगी सर? क्या ये सही है गाइडलाइंस के मुताबिक? और दूसरा सवाल ये कि जो देश की आर्थिक राजधानी है वो स्वास्थ्य के मोर्चे पर फेल आखिर क्यों हो रही है? बहुत संक्षेप में डॉक्टर गोयल। देखिए, एक बहुत अच्छी आपने बात की। आंकड़ों के हिसाब से इस वीडियो को देखें तो अगर एक डेड बॉडी के बगल में मरीज है तो इसको कितना साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, हम उसको रोजाना दिल्ली में भी कई बार महसूस कर रहे हैं, दिल्ली के अस्पतालों में भी, और यही हम पा रहे हैं महाराष्ट्र अस्पतालों में। वो मरीज जो कोरोना का है कुछ अस्पतालों में इसलिए नहीं जा रहे, मैंने अभी मुंबई के डॉक्टर से भी बात किया कि उनके यहाँ वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर डेड बॉडी के बगल में रहना पड़ता है। मैं इसके अलावा दूसरा, ये स्थिति आखिर क्यों आई? 54,000 का आंकड़ा तो सामने है, उसके अलावा 97 डेथ एक दिन में होती हैं, अगर 2000 में तो 5% है ओवरऑल
कंट्री का है 2.97%। ये इसलिए हुआ कि सोशल डिस्टेंसिंग डेंसली पॉपुलेटेड मुंबई में सोचा नहीं गया, प्लान नहीं किया गया। मुंबई को डीकंजेस्ट करना था, चाहे वो कॉलेजेस में रखते, चाहे स्कूल्स में रखते, चाहे स्टेडियम्स में रखते। माइग्रेंट पॉपुलेशन का सोशल डिस्टेंसिंग को धज्जियां उड़ा दिया गया, लाखों लोग सड़कों पे आ गए जी। उनको ना ट्रेन में भेजा जा रहा है, या जो भी वजह हो मैं नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। ठीक है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का अंत हुआ है कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं या डेड बॉडी मरीजों के बगल में है। बिल्कुल। तो जो भी जिम्मेदार हो इसके, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये जवाबदेही तय होनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर गोयल, माना जाता ये है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। जो बात यहाँ पर आईएमए के पूर्व सचिव कह रहे हैं कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन जवाबदेही किस किस चीज की तय होगी? जरा देश के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को सुनिए, उसके बाद जवाबदेही की बात को आगे बढ़ाएंगे। पूरी 145 ट्रेन किस स्थान से शुरू होंगी, कहां पहुंचेंगी, कब जाएंगी, पूरी नोटिफाई कर दिया, समय के साथ, स्थान के साथ। किस जगह पे जाएंगी तो उस जगह के प्रवासी मजदूर आ सकें। उसमें आपको मैं जानकारी दे दूं, ये 145 में उत्तर प्रदेश की 68 ट्रेनें हैं, बिहार की 27, पश्चिम बंगाल की 41, 41, छत्तीसगढ़ की 1, उड़ीसा की 2, तमिलनाडु 2, राजस्थान 1, झारखंड 1, उत्तराखंड 1 और केरल 1। अब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि शाम के 5 बज चुके हैं और शाम के 5 बजे जबकि 74 ट्रेनें 74 ट्रेन 5 बजे तक निकल जानी चाहिए थी, मात्र 24 ट्रेन के पैसेंजर आए हैं। ओनली 24 ट्रेन। पहली ट्रेन के पैसेंजर तो दोपहर के 12:30 बजे, यानी 12 घंटे दिन के निकल गए, आधा दिन। तब तक एक ट्रेन की बोर्डिंग शुरू नहीं कर पाई थी महाराष्ट्र से। सीमा मलिक, देखिए जो स्वास्थ्य का ढांचा चरमराया हुआ है उसको लेकर तो यहां पर डॉक्टर गोयल ने भी बहुत ईमानदारी से बात कही। अगर सिर्फ 45 ट्रेन चलती हैं या 24 ट्रेन चलती हैं, इससे ज्यादा अफसोसजनक बात क्या हो सकती है? सीमा मलिक जी, ईमानदारी से बात हम भी करते अब आप कहेंगे क्या रेल मंत्री भी झूठ बोल रहे हैं? जी सीमा मलिक, क्या आप कहेंगे रेल मंत्री भी झूठ बोल रहे हैं? आज रेलवे मंत्रालय की जो हालत है वो हर आदमी देखिए, आप तो पहले से बैठे हैं, आप तो बिल्कुल बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, तो मैं आप मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि क्या देश के रेल मंत्री आपके मुताबिक झूठ बोल रहे हैं, जो वो बता रहे हैं कि जितनी ट्रेनें चलनी चाहिए थी उतनी ट्रेन नहीं चली? आपके पास शायद जवाब नहीं है, आप बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, शायद जवाब नहीं है। सावंत जी शायद जवाब देना चाह रहे हैं। जी सावंत जी दीजिए मेरे पास बहुत जवाब है, आप मुझे जवाब दे सचिन जी, दीजिए। आप खुद ही बोले जा रहे हैं, अकेले ही डिबेट कर लिया करिए, फिर बुलाया मत करिए लोगों को। अरे तार्किक बात तो कहिए सीमा मलिक, आप प्रवक्ता हैं एनसीपी के, मेरे पास जवाब आप कहिए कि रेलवे बदहाल है। वो सत्य कह रहे हैं जी, कहिए सचिन जी, कहिए सचिन जी, कहिए रेल सुधार पर चर्चा नहीं हो रही है। महाराष्ट्र की ट्रेन इतनी कम क्यों चली है? जवाब ये देना था आपको। 2 दिन में सचिन सावंत जी, सचिन सावंत जी, लोग मर जाते हैं उसमें, 9 लोगों की मृत्यु हो गई है। सचिन सावंत जी, 9 लोगों की मृत्यु हो गई, आपको इस बात का पता है? सीमा जी थोड़ा सा रुकिए, मैं देता हूं जवाब। सुनिए, ऐसा है कि कल 145, देखिए पहले तो पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं, इसका मतलब वो सत्य बोल रहे हैं, ये सर्टिफिकेट आप नहीं दे सकते। वस्तुस्थिति ये है, जो फैक्ट है, 145 की जो सूची दी गई थी उसमें से उन्होंने खुद ही कहा है कि 41 ट्रेनें पश्चिम बंगाल की थी। जब 22 मई को पश्चिम बंगाल की सरकार ने बाकायदा चीफ सेक्रेटरी ने रेलवे को मंत्रालय को पत्र लिखा था कि 26 मई तक हमारे यहाँ स्टॉर्म है, हमें ट्रेन नहीं चाहिए, आप एक भी ट्रेन न भेजे। ऐसे वक्त में 145 में से 41 ट्रेन कल 26 मई को ये राम कदम जी, माफ कीजिएगा, समय खत्म हो रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, लेकिन बड़े सवाल हैं महाराष्ट्र में कोरोना की तैयारियों को लेकर जो लगातार खड़े हो रहे हैं, और न्यूज नेशन लगातार वो सवाल पूछता रहेगा। माफ कीजिएगा, समय खत्म हो चुका है, आप सबको यहाँ पर रोकना होगा। माफ कीजिएगा सचिन सावंत जी, मैं आऊंगा एक बार फिर, हम चर्चा करेंगे कुछ और तर्क के साथ, कुछ और तस्वीरों के साथ।